दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। और आज के इस भाग में यानी भाग 5 में हम पढ़ेंगे गोल्ड रश के बारे में, संवैधानिक अधिकारों के बारे में और बदलाव की लहर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने 4 भाग पूरे किए हैं, उनमें हम बात कर चुके हैं मुख्य रूप से इस अध्याय की पृष्ठभूमि के बारे में, इस अध्याय की निरंतरता के बारे में। जो हमने पिछली इकाई से इस इकाई को जोड़ने का प्रयास किया या पिछले अध्याय से इस अध्याय को जोड़ने का प्रयास किया था, उसे हम निरंतरता कहते हैं। और पृष्ठभूमि का मतलब हमने ये अध्ययन किया था कि इस अध्याय में आखिर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और किस आधार पर ये पूरा अध्याय खड़ा हुआ है, उसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ के जो अपने यूरोपीय साम्राज्यवाद की स्थापना किस प्रकार से हुई, और अमेरिका महाद्वीप, विशेषकर हम यहाँ अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे इस अध्याय में, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ का जो यूरोपीय साम्राज्यवाद था उसका स्वरूप आखिर किस तरीके का था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ हमने शब्दावलियों के बारे में भी अध्ययन किया था कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके लिए जो अंग्रेजी में शब्दावली इस्तेमाल होती है या जो और शब्दावलियाँ इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा हमने अपना जो अभी हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किस प्रकार से यूरोपीय साम्राज्यवाद की स्थापना हुई है और वहाँ के मूल निवासियों की बेदखली किस तरह से हुई, उसके बारे में अध्ययन अभी हम कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देख चुके हैं कि वहाँ के मूल निवासियों का रहन सहन किस तरीके का था, वो कहाँ से आए थे। इसके अलावा जब यूरोपीय लोग यहाँ से आए तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया उन्होंने दी। इसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो विस्तार था, क्षेत्रीय विस्तार था, किस तरीके से हुआ और वहाँ के जो मूल निवासी थे उन पर उसका क्या क्या असर पड़ा था, उस बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। अब हम आज बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से इस अध्याय में गोल्ड रश के बारे में। गोल्ड रश के बारे में बात करेंगे, संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे और बदलाव की एक लहर आई है। हम अंतिम रूप से जाके इस अध्याय में देखेंगे कि आखिर जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया पिछली शताब्दियों में, उसमें आकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है 1950 के बाद। 1950 के बाद यानी कि 20वीं शताब्दी का जो अंतिम जो उत्तरार्ध है, उसमें बदलाव आता है यहाँ के मूल निवासियों के प्रति यूरोपियों की सोच में। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल्ड रश और उद्योगों में वृद्धि। तो यहाँ एक गोल्ड रश जैसी कोई परिघटना अमेरिका में हुई है और उसका क्या असर पड़ा है पूरे अमेरिका महाद्वीप के ऊपर। और माना जाता है दोस्तों कि जो गोल्ड रश की घटना जो थी उसकी वजह से ही अमेरिका महाद्वीप का जो पूरी तरह से रूपांतरण हो गया था एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में। और आधुनिकीकरण है उसकी शुरुआत अमेरिका में इसी गोल्ड रश की परिघटना से हुई थी। तो हम देखते हैं कि 1840 ईस्वी में, विशेषकर जो कैलिफोर्निया प्रांत है अमेरिका का, 1840 ईस्वी की बात है ये, और अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में सोने की प्राप्ति के कुछ चिन्ह मिले थे। ऐसा संकेत मिले थे कि कैलिफोर्निया की जो धरती है उसके नीचे काफ़ी सोना है, काफ़ी मात्रा में, बड़ी बड़ी खाने उसमें रहे। और वैसे शुरू से दोस्तों माना जाता था कि जो अमेरिका महाद्वीप है उसमें भी सोना मिलेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में सोने की प्राप्ति वहाँ से नहीं हो सकी थी जितनी मात्रा हमने देखा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जब स्पेन और पुर्तगाल जब वहाँ गए थे, विशेषकर स्पेन को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, वहाँ सोने और चांदी की बड़ी बड़ी खाने उन्हें प्राप्त हुई थी। लेकिन अमेरिका महाद्वीप में इतनी बड़ी जो यहाँ जब यूरोपीय लोग आए थे, मुख्य रूप से व्यापार करने आए थे, हमने देखा था शुरुआत में, और वो सोने चांदी की प्राप्ति के लिए तो शायद नहीं आए थे। लेकिन जब 1840 ईस्वी में कैलिफोर्निया में लोगों को पता चला कि जो कैलिफोर्निया है वहाँ सोने की प्राप्ति के चिन्ह उन्हें प्राप्त हुए, तो पूरा जो यूरोपीय देश थे वहाँ से विभिन्न देशों के लोग अमेरिका की तरफ बढ़े। तो एक तरह से ये आपाधापी का जो दौर है, इसे हम कह सकते हैं कि आपाधापी की जो परिघटना है, यानी आपाधापी जो हुई, यानी यूरोपीय देश जब अमेरिका में आए अपने भाग्य को आजमाने के लिए, इस सोने की प्राप्ति, जब उन्हें ये सूचना मिली कि वहाँ सोना मिल सकता है, तो कैलिफोर्निया में जब वो लोग आए तो ये जो पूरी घटना है उनकी लहर पर लहर लोग वहाँ पर आते गए। तो ये जो पूरी परिघटना क्या कहलाती है, इसे गोल्ड रश कहा जाता है, इस सोने की प्राप्ति के लिए और अपना भाग्य आजमाने के लिए। इसके परिणाम दोस्तों क्या हुए, जब ये गोल्ड रश की घटना हुई, अमेरिका महाद्वीप में यूरोपीय लोग आए, वो लोग आए विशेषकर जो उद्यमी थे, जो कुछ करना चाहते थे, ऐसे लोग अमेरिका महाद्वीप में आए। तो उन्होंने पूरी तरह से जो अमेरिका का जो पूरा महाद्वीप है, उस अमेरिका का जो भविष्य है उसका पूरी तरह से उसे बदल कर रख दिया। उसे एक आधुनिक राष्ट्र का नींव उन्होंने इस एक तरह से हम कह सकते हैं रखी। तो क्या परिणाम निकले इसके पूरे महाद्वीप में रेलवे का? एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे का निर्माण, एक रेलवे का बड़ा जाल बिछ गया, पार महाद्वीपीय रेलवे बनाए गए, यानी महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में रेलवे का निर्माण किया गया, विशेषकर परिवहन के लिए। तो इसी रेलवे ने अमेरिका के आधुनिकीकरण की नींव रखी थी। हमने आपको बताया था जब हमने औद्योगिक क्रांति पढ़ी थी कि जो रेलवे का जो आविष्कार है उसने औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। जो दूसरा चरण शुरू हुआ था वो रेलवे के आविष्कार के साथ ही शुरू हुआ था। तो रेलवे के आविष्कार की वजह से दूसरा चरण, और हम देखते हैं कि जो दूसरा चरण है, औद्योगिक क्रांति का जो दूसरा चरण है, उसका नेतृत्व मुख्य रूप से अमेरिका ने और जर्मनी ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये जो रेलवे की स्थापना होती है, इसने पूरे महाद्वीप का काया पलट के रख दी है, और ये पूरा औद्योगिकरण जो हुआ है इसी की वजह से हुआ है।
हम देखते हैं कि 1870 ईस्वी में जो अमेरिकी रेलवे की स्थापना होती है पूरी तरह से, और 1885 ईस्वी में कनाडाई रेलवे की स्थापना होती है। तो पूरा पार महाद्वीप ही है, यानी महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कई रेलवे लाइन बिछा दी जाती है। और इन साजो सामान जो निर्मित किया गया था, रेलवे के साजो सामान के लिए बड़े बड़े उद्योग निर्मित किए गए थे, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की थी जिन्होंने आधुनिक अमेरिका की नींव रखी थी। अब औद्योगिकरण जो हुआ अमेरिका में, वो उसके क्या कारण थे? एक तो रेलवे और कृषि, दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। रेलवे और कृषि जो है वो औद्योगिकरण के कारण है अमेरिका के। तो यहां पर अगर आप औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करें, औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति के जो दो प्रमुख वाहक माने जा सकते हैं अमेरिका में, एक तो रेलवे और दूसरा कृषि। क्योंकि जो बड़े बड़े कृषि फार्म थे यहाँ बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे अमेरिका में, तो उन पे खेती करने के लिए, क्योंकि लोग उनके पास काफ़ी कम थे, क्योंकि जो एक यहाँ पर जो दास थे उस मात्रा में उपलब्ध नहीं थे जिस मात्रा में दक्षिण अमेरिका में स्पेन को या पुर्तगाल को दास मिले थे। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े कृषि फार्म थे, और हम ये देखते हैं कि वहाँ पर दास प्रथा भी समाप्त हो चुकी थी अमेरिका में, जो दक्षिणी और जो गृह युद्ध हुआ था 1861 के बाद। तो उसकी वजह से यहाँ पर दास उपलब्ध नहीं थे या सस्ता श्रम उपलब्ध नहीं था। इसी वजह से जो बड़े बड़े कृषि फार्म थे उनमें सामान, उनके लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाने की बात थी, जो साजो सामान बनाना था, उसकी वजह से वहाँ के उद्योगों को काफ़ी गति मिली थी। इसके अलावा जो रेलवे था, जो बड़े बड़े रेलवे मार्ग बनाए गए महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए, उसकी वजह से जो साजो सामान चाहिए था, इन दोनों ही क्षेत्रों ने अमेरिका की औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। औद्योगिकरण के जो कारण है, ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, याद रखिए। इसके लिए खेती का विस्तार और जंगली भैंसों का उन्मूलन। बाद में खेती का विस्तार किया गया और जो जंगली भैंसे थे उनका बिल्कुल उन्मूलन कर दिया गया, हमने बात की थी। जबकि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इन भैंसों का शिकार किया करते थे, लेकिन अमेरिकन ने पूरी तरह से इन भैंसों को वहाँ से उन्मूलन कर दिया और जो खेतों का बड़े बड़े यहाँ के जंगल साफ कर दिए और उन पर बड़ी मात्रा में खेती की जाने लगी। 1892 ईस्वी और महाद्वीपीय विस्तार की समाप्ति भी हम देखते हैं। 1892 ईस्वी अमेरिका ने पूरी तरह से अपने महाद्वीपीय विस्तार की समाप्ति भी कर दी थी और उसका जो पूरा ध्यान था, अब वो पूरा ध्यान उसका अपने औद्योगिक विस्तार पर, औद्योगिक विकास पर उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया 1892 ईस्वी के बाद विशेषकर। और इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका एक पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरता है। अब बात करें संवैधानिक अधिकारों की, तो अमेरिकन लोगों ने किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति की और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ किस तरह की बात, क्या ये संवैधानिक अधिकार उनको भी दिए गए? तो हम देखते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों और यूरोपीय अमेरिकी लोगों के बीच इस बात को लेकर भेदभाव किया गया। 1770 ईस्वी की जो दशक है उसमें अमेरिका ने राजशाही और अभिजात तंत्र का विरोध किया और अमेरिका ने अपनी आज़ादी प्राप्त की, ब्रिटेन से अपनी आज़ादी की प्राप्ति की थी। और उसके बाद इन्होंने संवैधानिक अधिकारों की जो मांग की थी, संवैधानिक अधिकार ये लेके आए थे, उसमें इन्होंने मूल निवासियों के साथ भेदभाव किया। ये केवल गोरे लोगों को ये अधिकार दिए गए थे। संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया पहली बार, और ये जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक दर्जा देना, इसकी वजह से अमेरिका का काफ़ी विकास हुआ। ये लोकतांत्रिक अधिकार केवल गोरे लोगों के, गैर लोगों के, यानी केवल जो गैर गोरे लोग थे उनके तक ही सीमित थे। दोस्तों यहाँ पर आप ये कुछ इमेजेस और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गोल्ड रश के बाद जो यूरोप के जो लोग अमेरिका जब आए और अमेरिका की जो देवी थी उन्होंने किस तरह से इनका स्वागत किया था, वो कुछ बनने के लिए यहाँ आए थे। इसके अलावा एक फार्म हाउस भी आपको, एक खेती फार्म भी आपको यहाँ दिखाया गया है इस चित्र में। अब हम बात करें बदलाव की लहर। इस अध्याय नहीं तो हम बात करें उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो अंतिम पड़ाव है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने मूल निवासियों के बारे में अध्ययन किया और किस तरह से मूल निवासियों का वहाँ से विस्थापन हुआ। तो हम एक बदलाव की लहर भी हम यहाँ पर देखते हैं, विशेषकर 1920 के बाद। 1920 ईस्वी से पूर्व की अगर स्थिति की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की स्थितियाँ ठीक नहीं थी और यहाँ के मूल निवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था, वो उचित नहीं था। लेकिन 1928 में एक व्यक्ति हुए लेवाइस मेरियम, 1928 में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सर्वेक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया यहाँ के मूल निवासियों की स्थिति का वर्णन करने के लिए। उन्होंने 1934 ईस्वी में इंडियंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसकी वजह से जब इन्होंने सर्वेक्षण किया और यहाँ के मूल निवासियों की स्थिति पूरी दुनिया के सामने रखी, इस वजह से 1934 का एक्ट बना। 1934 में अमेरिका को एक एक्ट लाना पड़ा जिसे इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहा जाता है और इसकी वजह से यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके जीवन में एक युगांतकारी बदलाव आया। इसकी वजह से यानी उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया दोस्तों इसकी वजह से। और इसके अलावा मूल निवासियों की ज़मीनें खरीदने और उन्हें ऋण लेने का जो अधिकार था वो भी इन्हें दे दिया। अब इन मूल निवासियों को ये अधिकार दे दिया गया इसके द्वारा कि वो भी ज़मीनें, अमेरिका में ज़मीनें खरीद सकते हैं और वो अमेरिका में वो ऋण ले सकते हैं।
1950-60 के दशक में मूल निवासियों हेतु विशेष प्रावधान की समाप्ति की गई। जो 1950-60 के दशक में जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको लेकर कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, तो उनको भी यहाँ समाप्त कर दिया गया और कोशिश की गई कि उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। हालांकि बाद में यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा की हमें ज़रूरत है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। तो मुख्य धारा में शामिल करने की जो मुहिम थी अमेरिका सरकार की, उसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया। 1954 ईस्वी की बात करें तो यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन राइट्स एक डिक्लेरेशन किया गया, घोषणा की गई, जिसे कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स। इसमें मूल निवासियों द्वारा तैयार मसौदा, मूल निवासियों ने ही इस पूरे डिक्लेरेशन का, इस पूरी घोषणा का जो मसौदा तैयार किया था, यहाँ अमेरिका के मूल निवासियों ने ही इसे तैयार किया था। और इसी वजह से जो रिजर्वेशंस व्यवस्था थी उसकी भी वापसी होते हुए, उसकी वापसी का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जैसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसके परंपराओं में दखलंदाजी का विरोध भी इन्होंने किया। यहाँ के मूल निवासियों ने मुख्य धारा के नाम पर अपनी परंपराओं में दखलंदाजी का जोरदार विरोध किया और इस 1954 के डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस बात के बारे में पूरी जानकारी दी गई। 1969 ईस्वी की बात करें तो कनाडा सरकार ने भी घोषणा की और यहाँ के मूल निवासियों द्वारा उसका विरोध किया गया और आदिवासी अधिकारों की मान्यता का समर्थन, संगठित विरोध, इन्होंने आदिवासी अधिकारों की मान्यता के लिए जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्होंने एक संगठित विरोध आयोजित किया इसके लिए। और 1982 में संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के अधिकारों की स्वीकृति प्रदान की गई कनाडा में भी। अब दोस्तों कुछ यहाँ शब्दावली है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक तो ब्रिटिश राज के अधीन भारतीय, वो किस तरह से बात होती थी, उनके प्रति क्या धारणा थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनके प्रति क्या धारणा थी, और अमेरिका में अफ्रीकी मूल के जो दास थे उनके प्रति क्या धारणा थी, उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जो ब्रिटिश राज के अधीन जो भारतीय थे उनको लेकर ब्रिटिश सरकार की क्या धारणा थी, वो मनमाने ढंग से इन पर लगाए गए कर, कई तरह के कर लगाए गए। भारत में उन्होंने मनमाने ढंग से कई तरह के कर लगाए और उन्हें बराबर नहीं, भारतीयों को अपने वो बराबर नहीं मानते थे। और उन्होंने तर्क इस बात का दिया कि भारतीय जो लोग हैं वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है, उतने शिक्षित नहीं है कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए सरकार में। तो इस प्रकार की सोच ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के प्रति थी। अब बात करें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनके प्रति क्या सोच थी। उन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, हमेशा से उन्हें गैर नागरिक के रूप में देखा गया और असमान माना गया अपने से। इस तर्क ये दिया गया कि ये पिछड़े हुए आदि मानव है, उन्हें एक तरह से मनुष्य माना ही नहीं गया, आदि मानव माना गया, जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं और भविष्य के बारे में न ज़्यादा सोचते थे और न बचत करते थे, उनके पास शहर नहीं थे। तो एक तरह से उन्हें असभ्य मान के जो चलते थे जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे। अब अमेरिका में अफ्रीकी जो मूल के जो लोग रहते थे उनके प्रति क्या धारणा थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इन्हें हमेशा वंचित रखा गया, काफ़ी लंबे समय तक इन्हें संघर्ष करना पड़ा अपनी इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आज़ादी प्राप्त करने के लिए। बराबर इन्हें नहीं मानते थे वो। और तर्क ये दिया जाता है कि दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। हमेशा अमेरिकियों ने, हमेशा यूरोपीय लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने ये तर्क दिया, या आप कह सकते हैं कि कुतर्क दिया कि अमेरिका जो है, जो यहाँ के जो ये दास व्यापार है और दास प्रथा जो है वो मुख्य रूप से अफ्रीका की सामाजिक व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कई तरह की धारणाएं प्रस्तुत की विभिन्न। अब हमने देखा था कि स्वरूप जो है इनके साम्राज्यवाद का, यूरोपीय साम्राज्यवाद का जो स्वरूप है अलग अलग रहा बाकी जो विभिन्न देश है दुनिया के या महादेश है उनके बारे में। तो दोस्तों आज हमने ये जो पूरा भाग 5 पढ़ा, इसमें हमने गोल्ड रश के बारे में बात की, संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात की और ये भी देखा कि अमेरिका की जो जनता थी, अमेरिका के जो लोग थे, उनकी धारणा, विशेषकर यूरोपीय लोगों की जो धारणा थी मूल निवासी के बारे में, किस प्रकार उसमें बदलाव आए। और इस प्रकार हमने ये जो पहला भाग है, इस अध्याय का जो पहला भाग है अमेरिका वाला, वो हमने पूरा कर लिया। अमेरिका के बारे में, सभी वहाँ के मूल निवासियों के बारे में, यूरोपीय लोगों के संघर्ष के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अगला जो भाग है, छठा भाग जो है, उसमें हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से वहाँ के मूल निवासी कौन कौन थे और उनका यूरोपीय लोगों से सामना किस तरीके से हुआ, उनका किस तरह से विस्थापन हुआ और किस प्रकार उनकी सोच में बाद में बदलाव आया, उसके बारे में अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।